हेलो एवरीवन, आई वंदना तुम लोगों के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड बिहेवियर थेरेपी आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ बिहेवियर थेरेपी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में खास करके हम जितनी भी नैदानिक समस्याएं हैं उन सभी को हम विभिन्न तरह के मनोचिकित्सा की मदद से हम लोग जो है वो विभिन्न तरह के क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करते हैं। और वर्तमान समय में इतने सारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी नैदानिक समस्याएं हैं जो कि विभिन्न तरह के चिकित्सक और चिकित्सकों के माध्यम से और उनमें बिहेवियर थेरेपी जो है उसमें वो एक है। उसके माध्यम से जितने भी व्यवहार के गलत पैटर्न होते हैं उसको हम लोग थेरेपी के माध्यम से, खास करके बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि बिहेवियर थेरेपी क्या है, ये कौन कौन से मानसिक रोग या व्यवहारात्मक जो प्रॉब्लम होते हैं वो सब पे कारगर सिद्ध होते हैं, कौन कौन से गलत व्यवहार के कौन कौन से गलत पैटर्न को यह सही करता है और इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो हम लोग आज जो है वो इस पे ही डिस्कस जो है वो आज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिहेवियर थेरेपी है क्या, ये जो है वो कैसे जो है वो इसका कैसे जो है ये आया और कैसे जो इसकी शुरुआत हुई, किस पे यह आधारित है। तो जैसा कि है व्हाट इज़ बिहेवियर थेरेपी, मतलब बिहेवियर थेरेपी क्या है, इसको हम लोग हिंदी में अगर हम समझे तो ये व्यवहार चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। व्यवहार चिकित्सा क्या है? तो वर्तमान समय में अधिकांश चिकित्सक जो है वो अपने व्यवसाय और शोध कार्य के लिए व्यवहार चिकित्सा का उपयोग जो है वो करते हैं। और व्यवहार चिकित्सा को जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये टोटली जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे आधारित है। मतलब कि क्लासिकल कंडीशनिंग और निमैतिक सिद्धांत के लर्निंग के निमैतिक सिद्धांत और क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पे यह आधारित है। और यह चिकित्सा सामान्य रूप से वॉटसन के व्यवहारवाद, विशिष्ट रूप से पैवलव, स्किनर, बेंडुरा के क्रमशः क्लासिकल अनुकूलन सिद्धांत, प्रवर्तन अनुकूलन तथा अवलोकन अनुकूलन के मूल सिद्धांतों पर यह आधारित है। और ये वॉटसन का जो प्रिंसिपल था बिहेवियरिज्म का, उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था एल्बर्ट नाम के बच्चे पे, जो कि एक सफ़ेद चूहे से वो कैसे वो डरना सीख जाता है और किस तरह से जो है वो एक अनवांटेड बिहेवियर जो है वो अराइज कर लेता है, गलत पैटर्न अराइज कर लेता है। तो उसके बारे में जो है वो उसी से जो है वो ये बिहेवियर थेरेपी जो है वो आया और उसी के द्वारा जो है वो बताने की जो है वो यहाँ पे कोशिश जो है वो बिहेवियर थेरेपी को किया गया है। और इसके विकास में वुल्फ, बेंडुरा इत्यादि मनोवैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और बिहेवियर थेरेपी जो है वो अभी जो है वो बहुत ही कारगर सिद्ध है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो, वो सब का निदान जो है वो बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से निकल जाता है। मतलब कि व्यवहार चिकित्सा जो है वो बहुत सारे इसकी जो है वो अभिधारणाएं हैं और जो एक ट्रेडिशनल थेरेपी के रूप में जो है वो इसको जो है वो चाहे वो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा हो, ये सबसे जो है ये काफ़ी भिन्न है। और व्यवहार चिकित्सा जो है वो अनुकूलन से संबंधित अध्ययनों पर आधारित है और यह क्लासिकल कंडीशनिंग और परिवर्त अनुकूलन सिद्धांत पे तो आधारित है ही। दूसरी ओर जो है ये परंपरावादी चिकित्सा जो है, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है या फिर गत्यात्मक चिकित्सा जो है, ये सब पे जो है वो से जो है वो संबंधित भी है। और ये जो है वो जितने भी मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो व्यक्ति अपने जीवन में सीख लेता है, कुसमायोजित व्यवहार जो अपने जीवन में सीख लेता है और उसको जो है वो सही व्यवहार को जो है वो इसमें वो जो है वो बदलता है। और व्यवहार चिकित्सा में रोगी या जो क्लाइंट होता है, इस तरह का जो अभिव्यक्ति जो है वो
कैथेरेसिस पे बल नहीं दिया जाता है, दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पे यह कैथेरेसिस पे ही बल दिया जाता है, मतलब कि उसके विरेचन कैथेरेसिस जो है उस पे जो है वो बल दिया जाता है। और व्यवहार चिकित्सा जो है वो मेन इस विश्वास पर आधारित होता है कि रोगी के उपचार के लिए उसके लक्षण को दूर करने का सीधा प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह की दमित इच्छा या कारणों को खोज निकालना इसमें आवश्यक नहीं माना जाता है। और इस तरह से जो है वो व्यवहार चिकित्सा का जो है वो प्रयोग जो है वो किया जाता है। मतलब कि जो फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है, साइकोएनालिटिक थेरेपी जो है, उससे यह काफ़ी भिन्न है। तो इसमें जो है वो किस तरह के रोगों को हम लोग जो है वो सही कर सकते हैं, किस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को हम सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं बिहेवियर थेरेपी के, कौन कौन से रोगों पे या कौन कौन से व्यवहार के गलत पैटर्न को ये सही कर सकता है। बिहेवियर थेरेपी कैन बी बेनिफिट पीपल अ वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर, दीज आर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, एंगर, ईटिंग डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ADHD, फोबिया, चाहे वो सोशल फोबिया ही क्यों ना हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये सभी चीज़ों पे, ये सभी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, ये सभी पे जो है वो बिहेवियर थेरेपी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो आम जीवन के अंदर जो है वो प्रवेश कर चुका है, और यह जो है वो हमेशा से ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो समाज के लिए क्रिएट करता आया है। पैनिक डिसऑर्डर भी जो है वो अभी जो आने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक पैनिक ही लेके आया हुआ है, और लोगों में जो है वो अभी जो है वो प्रॉब्लम जो चल रहे हैं वो दहशत का जो एक सिचुएशन है बना हुआ है। तो व्यक्ति में जो है वो पैनिक डिसऑर्डर होने की संभावना जो है वो बनी हुई है, और लोग पैनिक भी हैं अभी जो सिचुएशन चल रहा है हमारे यहाँ या पूरे दुनिया में। एंगर भी जो है वो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे वो ADHD हो बच्चों में। फोबिया भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। हम बहुत सारे फोबिया का जो है वो सिचुएशन देखते हैं लोगों में, चाहे वो पानी से डरना हो, चाहे वो लोगों के बीच में जाने से डरना हो, चाहे वो जूओफोबिया हो, चाहे वो हेम्टोफोबिया हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से सही की जा सकती हैं। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी जो है वो मनोग्रसित बाध्यता जो है वो इस बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से इसे काफ़ी हद तक जो है वो व्यक्ति के अंदर जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव का जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है उसको हम बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। शराब पीना, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जो शराब पीना या फिर अल्कोहल का इंटेक लेना, स्मोकिंग करना, ये सब जो है वो इस थेरेपी के माध्यम से हम सही कर सकते हैं। और इसके हर तरह के प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के टेक्निक का हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब कि जिस तरह का प्रॉब्लम है उसको हम उस दूसरे तरह के टेक्निक से हम लोग उसको सही करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी की बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और उस टेक्निक को हम रोग के अनुसार जो है उसको हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं, उसको हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि बिहेवियर थेरेपी के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक जो है इसमें है वो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो इसको हम लोग क्रमबद्ध असंवेदीकरण के नाम से भी जानते हैं, और ये भी जो है व्यवहार चिकित्सा की एक प्रविधि है जिसको कि वुल्फ ने विकसित किया था। और इसमें जो है वो इसके द्वारा जो है चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के प्रति रोगी में संवेदनशीलता को क्रमशः कम करने या दूर करने का प्रयास किया जाता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में। तो ये फोबिया के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है यह, और यह चिंता को कम करने के लिए यह काफ़ी उपयोगी टेक्निक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो हम लोग जो है इसको डिटेल में पूरा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इसके टेक्निक्स को। एवर्सन थेरेपी, एवर्सन थेरेपी जिसको कि हम लोग विरुचि चिकित्सा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ये खास करके उन लोगों पे यह काफ़ी कारगर सिद्ध होता है जो कि किसी तरह के अल्कोहल या फिर किसी सब्सटेंस यूज किसी चीज़ को लेने की आदी हो जाते हैं। तो यह भी है जो है व्यवहार परिवार्जन की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है,
और इस चिकित्सा में इस चिकित्सा विधि में पीड़ा या पनिशमेंट की सहायता से रोगी को जो कुसमायोजित व्यवहार होते हैं उसके प्रति जो है वो विमुखता या अरुचि उत्पन्न कराई जाती है। जैसे कि अल्कोहलिज्म के उपचार करने हेतु अल्कोहल में नौशिया उत्पन्न करने वाला औषध मिला दिया जाता है। जब जब वह अल्कोहल का सेवन करता है तब तब वह उल्टी करता है या बीमार पड़ जाता है, और कई बार ऐसा करने पर अल्कोहल देखकर ही उसे मितली आने लगती है, और इस तरह से जो है वो अल्कोहल के प्रति उसकी जो अरुचि या विमुखता जो है वो उत्पन्न हो जाती है, और वो मद्यपान करने से या शराब पीने से वो मुक्त हो जाता है। उसी तरह इम्पल्सिव थेरेपी है। इम्पल्सिव एंड फ्लडिंग जो है वो भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसके टेक्निक्स के अंतर्गत जो है वो आता है, और इसमें जो है वो रोगी को तुरंत अत्यधिक चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में डालकर उसका उपचार जो है वो किया जाता है। और उसी तरह असर्टिव थेरेपी है। असर्टिव थेरेपी के माध्यम से जो है वो हम लोग दृढ़गाही चिकित्सा के नाम से इसमें हम लोग जो है वो जाना जाता है, और इसको निश्चयात्मक प्रशिक्षण के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और इसमें जो है वो इसका भी जो है वो इस प्रविधि का प्रतिपादन भी जो है वो वुल्फ के द्वारा ही जो है वो किया गया था, जो कि रेसिप्रोकल इनहिबिशन प्रिंसिपल पे आधारित है। इसमें चिकित्सक रोगी के चिंता या द्वंद्व को उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में एक असर्टिव बिहेवियर करने का निर्देश देता है। वह रोगी को सलाह देता है कि वो अपने सामर्थ्य योग्यता को समझे और अपने अधिकार पर दृढ़ रहे। तो इससे जो है वो बहुत सारे जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो है वो इस माध्यम से जो है वो सही किए जा सकते हैं। ये भी जो है वो बिहेवियर थेरेपी के टेक्निक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी के अंतर्गत जो है आता है। कंटीजेंसी मैनेजमेंट जो है वो उसी तरह जो है वो इसमें भी जो है व्यवहार परिमार्जन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कंटीजेंसी मैनेजमेंट जो है वो बताता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे इस चीज़ को बहुत डिटेल में इसको डील करेंगे। मॉडलिंग जैसे कि इसमें जो एल्बर्ट बेंडूरा की जो थ्योरी जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी कि हम लोग जो किसी को देख के जो है वो कोई चीज़ को तुरंत वो चीज़ को हम लोग सीख लेते हैं। विशेष रूप से बच्चों में व्यवहार परिमार्जन के लिए बेंडूरा ने जो है एक प्रविधि विकसित किया है जिसको कि हम लोग मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। और इस चिकित्सा प्रविधि में चिकित्सक मॉडल के रूप में अपना कोई भी वांछित व्यवहार को रोगी के सामने प्रदर्शित करता है, और रोगी उसका निरीक्षण या प्रेक्षण करता है, जिससे उसे उस तरह का व्यवहार करने के लिए प्रेरणा मिलती है, और इस प्रकार उसके अवांछित व्यवहार को हम परिमार्जित हो जाते हैं और वह वांछित व्यवहार करना सीख लेता है। मतलब कि अनडिजायरेबल चीज़ को छोड़ के डिजायरेबल चीज़ को सीख लेता है। तो इसको कैसे वो सीख लेता है, तो कभी कभी रोगी को फिल्म या वीडियो टेप के माध्यम से भी उस पे व्यवहार को देखने का अवसर दिया जाता है, और अपने व्यवहार में आवश्यक परिमार्जन कर लाने का सुझाव भी दिया जाता है। उसको सजेशंस जो है वो दिया जाता है ताकि उसका व्यक्तिगत अभियोजन जो है वो उत्पन्न हो सके। उसी तरह बायोफीडबैक मेथड है। बायोफीडबैक मेथड वर्तमान समय में जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन या बिहेवियर थेरेपी की एक प्रविधि के रूप में जो है वो, जिसको कि हम लोग हिंदी में उसको जीव पुनर्वेक्षण चिकित्सा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। और ये भी जो है बिहेवियर थेरेपी की महत्वपूर्ण टेक्निक के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसका तात्पर्य मस्तिष्क के जो वेव्स होते हैं, मतलब ब्रेन वेव्स जो होते हैं, या हार्ट एक्शन होते हैं, या ब्लड प्रेशर या बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं, तथा अन्य दैहिक कार्य से संबंधित मनोशारीरिक क्रियाओं के अर्जित नियंत्रण से यह संबंधित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रविधि जो है एक विशेष विद्युत जो मतलब इलेक्ट्रिक जो व्यवस्था के तहत रोगी को किसी शारीरिक क्रिया जैसे हृदय की क्रिया हो गई, मस्तिष्क की तरंग हो गई से संबंध सूचना जो है वो वापस इस ढंग से मिल जाती है कि उस क्रिया या मीटर को करना संभव हो जाता है। कई बार दोहराने के बाद रोगी उस शारीरिक या मनोशारीरिक क्रिया को नियंत्रित करना सीख लेता है, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस तरह से बायोफीडबैक मेथड जो है वो ये भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरह से इसके ये सारे जो है महत्वपूर्ण टेक्निक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि विभिन्न तरह के जो कुसमायोजित व्यवहार होते हैं उसको दूर करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो नेक्स्ट में हम लोग जो है वो इसके सारे जितने भी टेक्निक्स है उसको हम लोग डील करेंगे, सारे टेक्निक्स को। और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।